औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आपके सामने नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इस लेक्चर के अंदर जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सी लैंग्वेज का पढ़ा है प्रोग्राम का, उसके अंदर जो हमने मुख्तलिफ जो लाइंस वाइज मैंने आपको वन बाय वन बताया था कि इस लाइन पर हेडर फाइल होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या मेन होता है, ये इस तरह डेलीमीटर्स होते हैं। तो उसकी आज डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या हैं और प्रोग्राम बॉडी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेक्चर्स की वीडियो जब अपलोड हों तो उसकी मालूमात या उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें जी, आज लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, उससे रिलेटेड जो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के, उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि आपको पता है हम शुरू में हमने लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है जी, ये जो पूरे का पूरा जो हमने लिखा है इसी को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये जो पूरी एक लाइन हम शुरू में लिखते हैं सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पहली जो लाइन लिखते हैं उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और ये हमेशा स्टार्ट होता है हैश के सिंबल के साथ। जी हाँ, हैश के सिंबल के साथ। उसके बाद इंक्लूड का लफ्ज़ और stdio.h। अब ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम जो शामिल करते हैं बेसिकली ये एक लाइब्रेरी फ़ाइल जो होती है उसको शामिल कर रहा होता है। लाइब्रेरी फाइल्स वो होती हैं जिनके अंदर हमने जो प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, उनका इस्तेमाल करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो लाइब्रेरी फाइल्स में रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। तो जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं कोई भी कंपाइलर, तो उसके रिलेटेड एक फ़ोल्डर बनता है इंस्टॉलेशन ड्राइव के अंदर, जहाँ वो उस कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर लाइब्रेरी फ़ाइल्स का एक फ़ोल्डर बनता है। तो लाइब्रेरी फ़ाइल्स में वो तमाम प्री प्रोसेसर्स होते हैं, हेडर फाइल्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड का लफ्ज़ जो होता है ये हम शामिल करते हैं बेसिकली इस हेडर फाइल को ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम, बिकॉज क्योंकि हम इसके बगैर आउटपुट या इनपुट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। ये जो आपका है ना STD, इससे बनता है जी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, और आई से बनता है इनपुट आउटपुट। तो अगर इस हेडर फाइल को आपने शामिल करना है तो आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शंस सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने होंगे। तो ये जो सी के अंदर इनपुट या आउटपुट फंक्शन आप लिखते हैं, अगर ये शुरू में नहीं लिखेंगे प्री प्रोसेसर तो आपके लिए प्रोग्राम कंपाइल करना भी मुश्किल हो जाता है और रन भी नहीं होगा। पहली बात है कंपाइल ही नहीं होगा तो रन कैसे होगा। व्हाट इज़ कंपाइलिंग, ये पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसे शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं जी। एक होता है आपका, इसको मिटा के जी यहाँ पे लिख देते हैं जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक होता है जी इंक्लूड और एक होता है जी डिफाइन। ठीक है जी, इंक्लूड का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली हेडर फाइल को शामिल करने के लिए हम लिखते हैं। दूसरा जो डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन जो है ये एक कांस्टेंट को ज़ाहिर करने के लिए होता है। अगर आपने कोई कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करना हो सी प्रोग्राम के अंदर तो उस सेंस में आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफ़ाइन यूज़ करते हैं। इसको लिखने का तरीक़ाकार भी यही है, हैश लिखते हैं, फिर डिफ़ाइन लिखते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम, मिसाल के तौर में मैं पाई लिख देता हूँ, PI पाई, और उसके आगे थोड़ी सी स्पेस दे के 3.14, आगे कोई चीज़ नहीं लिखनी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना। तो ये मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे पाई की वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे 3.14 खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। हम सिर्फ इस आइडेंटिफायर को वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस PI पाई की जगह 3.14 की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया जाएगा यूजिंग दिस प्री प्रोसेसर।
ठीक है जी। तो ये डिफाइन जो प्री प्रोसेसर होता है ये कांस्टेंट की वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए होता है, और डिफाइन को भी आपने छोटे लफ्ज़ों में ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब सवाल ये होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है। कंपाइलर के अंदर जो आप सी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कंपाइलर के अंदर एक सॉफ्टवेयर उसके अपने अंदर होता है जिसे हम कहते हैं सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर, उस सी प्री प्रोसेसर के अंदर ये सारे डायरेक्टिव जो हैं इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, इनको चेक किया जाता है। ठीक है जी, इनके अंदर कोई एरर सुनी है या हेडर फाइल जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से रिलेटेड शामिल है या नहीं, ये सारी चीज़ें सी प्री प्रोसेसर कंपाइलर के अंदर जो मौजूद होता है सॉफ्टवेयर ये चेक करता है इन डायरेक्टिव्स को। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी पॉइंट मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन आपको मैंने लिख के दिया था, वाइड स्पेस थोड़ी दी थी और मेन और आगे राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद नीचे मैंने इस तरह की ब्रैकेट्स बनाई थी, डेलीमीटर्स जिन्हें कहते हैं। व्हाट आर डेलीमीटर्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इन ब्रैकेट्स को कहते हैं। अच्छा जी, अब वाइड मेन, अब पूरी इस लाइन की बात करें तो वाइड का मतलब होता है नथिंग। ये एक डाटा टाइप है जो कि इसका मतलब है नो रिटर्न, ये हमें कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। मेन जो होता है ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन जगह होती है आपकी प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। अगर आप कंपाइलर की बात करें तो जब भी कंपाइलर आप रन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या कंपाइल करते हैं, सबसे पहले मेन वाली जगह देखी जाती है कि क्या इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन मौजूद है। अगर मेन फंक्शन मौजूद है तो फिर उसके अंदर जाके जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपकी प्रोग्राम की लॉजिक होती है उसको वन बाय वन पढ़ा जाता है और फिर बाद में हेडर फाइल्स का उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो ये याद रखना, ये नहीं समझना कि सबसे ऊपर अगर आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो जी वो पहले वो चलेगी, नहीं, पहले मेन फंक्शन को ही देखा जाता है कि क्या मेन फंक्शन इस प्रोग्राम में मौजूद है और उसके बाद उसके अंदर स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है। तो ये भी आप मेन फंक्शन के आगे आपने ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स नहीं है, ये राउंड ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स आपने, लेकिन इसके आगे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना क्योंकि ये रोक देंगे तो आगे ही हम नहीं चलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना, और ये सारा लोअर केस में लिखना है बिकॉज सी इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अपर और लोअर केस में फ़र्क करती है तो ज़्यादातर लोअर केस वर्ड्स ही इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रैकेट्स के दरमियान जो बेसिकली होती है ये प्रोग्राम बॉडी होती है। ठीक है जी, इसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, दोनों पॉइंट्स को ताकि आसान हो जाए आपके लिए। तो मेन फंक्शन जो होता है बेसिकली ये आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है प्रोग्राम की वो इस जगह से स्टार्ट होती है। अब जब इसके अंदर आप जाते हैं तो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इन ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स कहते हैं। इनके दरमियान मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है जी, मैंने वैसे 3 लाइंस बना के बताया कि 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब इस स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये इन ब्रैकेट्स के दरमियान होती हैं, इन्हीं को हम प्रोग्राम बॉडी कहते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम बॉडी बेसिकली इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और हर स्टेटमेंट जो होती है उसको एंड करना पड़ता है यूजिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बिकॉज स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है ये आपकी स्टेटमेंट को यह बता रहा होता है कंपाइलर को कि ये इंस्ट्रक्शन या ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना देंगे तो आप सिंटैक्स एरर आएगा। इंशाल्लाह एरर्स का टॉपिक नेक्स्ट में कवर करेंगे। प्रोग्राम बॉडी भी हो गया जी, मेन फंक्शन भी हो गया। अच्छा जी, एक और बात, बड़ी अहम बात जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि जी मेन फंक्शन अगर आप नहीं लिखते, मिसाल के तौर पे वाइड मेन आप शुरू में नहीं लिखते तो क्या होगा। देखिए, कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल से मुराद जब आप सोर्स कोड सब्जेक्ट कोड में करेंगे तो कन्वर्ट तो हो जाएगा। कंपाइलिंग के दौरान कोई इशू नहीं आएगा अगर आप वाइड मेन ना भी लिखें, लेकिन आप जब इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वाइड मेन फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूशन के या रन टाइम एरर दे सकता है। दैट इज़ वाई वाइड मेन या सिंपल आप कह सकते हैं मेन फंक्शन शुड बी यूज्ड, लाजमी यूज़ करना है। और आजकल के मुख्तलिफ ज़्यादातर कंपाइलर्स के अंदर एक और चीज़ आपको बता दूँ, इंट मेन भी लिखा जाता है। ठीक है जी,
ये पुराने जो कंपाइलर से टर्बो सी प्लस प्लस उसके अंदर वाइड मेन लिखा जाता था। लेटेस्ट जितने भी जिस तरह डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक हो गया या विजुअल स्टूडियोज हो गए, उनके अंदर आप इंट मेन लिखते हैं। इंट क्यों लिखते हैं? इंट इसकी डाटा टाइप होती है फंक्शन की, ये फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब आप ये इंट लिखते हैं तो नीचे आपको एक लिखना होता है रिटर्न 0, ये लाजमी लिखना होता है क्योंकि एक सिंटैक्स होता है लिखने का कि आपने अगर इंट ऊपर डाटा टाइप दी है तो नीचे आपको रिटर्न 0 लिखना होगा। ये इंट डाटा टाइप ये बताती है कि ये फंक्शन कोई ना कोई हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं जी हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स जो होते हैं बेसिकली आपको अभी थोड़ी देर पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने लिख के यहाँ पे दिए थे जी। यहाँ पे लिखा था जी हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो आपकी फाइल होती है ना, ये जो हम एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं, इनको कहते हैं हेडर फाइल्स। पूरा ये लाइन जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर हैश और इंक्लूड की मदद से, इंक्लूड लफ्ज़ की मदद से हेडर फाइल को शामिल किया जाए। लेकिन मैं सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान है, क्योंकि इसकी डॉट के बाद एक्सटेंशन है एच। ये हेडर फाइल जो कि शुरू में हम शामिल करते हैं, ये आपको हेडर फाइल यहाँ पे इसे पढ़ा जाता है कि ये एक हेडर फाइल है और इसकी एक्सटेंशन डॉट एच ये ज़ाहिर करती है कि ये एक हेडर फाइल यूज़ की जा रही है। इससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस जो भी आप यूज़ करेंगे, वो उसकी एक डॉट एच की एक्सटेंशन वाली फ़ाइल पहले से लाइब्रेरी फाइल्स वाले फ़ोल्डर में डॉट एच के लिहाज से मौजूद होगी। उसका इस्तेमाल उसमें पहले से बयान किया गया होगा। सिर्फ आपने उसको यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से हेडर फाइल को शामिल करना है। हेडर फाइल हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखी जाती है। तो ये था जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के जो पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया कि जी सी बेसिक स्ट्रक्चर 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। तो आज हमने उनके बारे में डिटेल में चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी आप समझते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक के अंदर, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक ही कर दीजिएगा। पसंद से मुराद अगर आपको समझ आ गई है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आसान से आसान अंदाज में आपको समझाया जा सके, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स नहीं है कि आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट्स आ गए हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं जी सेकंड ईयर के कंप्यूटर के साइंसेस के, पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस जो हैं उनके अंदर ये सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, विजुअल बेसिक भी पढ़ाई जाती है। लेकिन मैंने बेहतर ही समझा कि सी लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाए, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। सिर्फ सिंटैक्स का ही फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन एक ही जैसी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।